जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में मौजूद हमारे सभी सम्मानित मीडिया के बंधु, हमारे साथ यहाँ पर रमन भल्ला जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, रविंदर शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन हैं, कांता जी, नम्रता शर्मा जी, इंद्रजीत कौर जी, प्रवीण जी अख्तर, जाहिदा खान जी व समेत हमारे जो यहाँ पर समस्त रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज विशेष तौर से जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, पूरे देश भर में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और ये किस लिए ज़रूरत पड़ी कि आज के समय में हमारे देश में आपने देखा होगा महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक बड़ा शोर हो रहा है, बहुत आवाज़ उठाई जा रही है। हमें उम्मीद थी कि हमारा भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाएगा। मैं आज विशेष तौर से इस प्रेस वार्ता में एक बात कहना चाहती हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा कि अप्रैल 16, 17 और 18 पार्लियामेंट में विशेष सत्र जो है वो बुलाए गए, जबकि आपको मालूम है कि इस समय वेस्ट बंगाल के चुनाव होने हैं, तमिलनाडु के चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। ये प्रचार किया गया सत्ता पक्ष की ओर से कि ये हम लोग महिलाओं को जो आरक्षण देना चाहते हैं उसको लेकर एक हम लोग बिल लेकर आ रहे हैं और उसी पर चर्चा करना चाहते हैं। महिला आरक्षण की आड़ में आप सबको मालूम है सरकार की क्या मंशा थी। मैं एक बात जरूर ब्रीफ करना चाहूंगी कि हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून बन चुका है 2023 में पार्लियामेंट में ये यूनैनिमसली पास किया गया 2023 में। राष्ट्रपति महोदय से इसकी जो है असेंट मिल गई, उनकी मंजूरी मिल गई और ये जो हमारा नारी शक्ति वंदन कानून बना उसमें ये प्रावधान किया गया कि हमारी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को लोकसभा के अंदर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, विधानसभाओं के अंदर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री दिल्ली में आरक्षण दिया जाएगा और ड्यूटी में 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। और उसमें साथ ही साथ में, क्योंकि ये प्रयास बहुत समय से हो रहा था कि ये समय की मांग है कि महिलाएं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, आधी आबादी हमारा हिस्सा है, उनको सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए जरूरी है कि उनको जो है राजनीतिक तौर पर सशक्त किया जाए। उसी मंशा के साथ 2023 में सितंबर में ये हमारा जो है बिल एक्ट का रूप धारण कर गया। जब ये कानून बन गया तो उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे राज्यसभा की जो नेता हैं जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने उसी समय ये बात कही कि क्योंकि ये कानून जो है, कानून का रूप ये महिला आरक्षण बिल ले चुका है, तो आप इसको आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में इसको पूरी तरह से लागू करने का काम करें। महिलाओं को आप रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट के चुनाव में ही देने का काम करें। लेकिन उस समय आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री, देश के हमारे सम्मानित होम मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को नहीं माना। आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अध्यक्षा के रूप में एक पत्र लिखा और उनसे ये मांग की कि इसको लागू किया जाए। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि जो अमेंडमेंट लेकर आया गया था, ये अमेंडमेंट हमारा लेकर आए हम 334A अमेंड किया गया, जिसमें हमने महिलाओं को आरक्षण देने की जो है बात करने का काम किया। और उसके बाद हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब ये तय हो गया था कि सेंसस करवाया जाएगा, सेंसस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2011 के बाद कोई भी जनगणना जो है वो नहीं करवाई गई। कोई जनगणना इस समय करवाई नहीं गई। 1971 में जब जनगणना हुई थी 543 सीटें जो है फ्रीज कर दी गई थी और उसके बाद लोकसभा की कोई भी सीट जो है वो बढ़ाई नहीं गई। और इसके साथ साथ उस कानून में ये कहा था कि जनगणना की जाएगी, डिलिमिटेशन की जाएगी और उसके बाद आने वाले 2029 के चुनाव में
महिला आरक्षण जो कानून है उसमें महिलाओं को आरक्षण जो है पूरी तरह से हम लोग देने का काम करेंगे। हमारी जो मांग है कि जो 2011 की जनगणना की आप बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उन्होंने कोई भी जनगणना जो कि आधार होना चाहिए था जनगणना 2021, इन्होंने उसका सेंसस ना करवाने का काम किया, कोई भी उस पे जो है प्रयास नहीं करने का काम किया। और आज बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के हितैषी बनते हैं कि हम उनको आरक्षण देना चाहते थे। उन्होंने, जबकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में अभी वोटिंग बाकी है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन तो आपको मालूम है कि इनकी कठपुतली है। स्पेशल सेशन जो है 16, 17 और 18 को लोकसभा का सेशन, राज्यसभा का सेशन बुलाने का काम किया और उसमें ये कहा कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण बिल देना चाहते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, जो महिलाओं को नाम पर 2023 में हमारा नारी शक्ति वंदन कानून जो है, जो कि राष्ट्रपति महोदय की असेंट ले चुका था, उसी कानून के अंदर एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये आफ्टर द नोटिफिकेशन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। मैं मीडिया के बंधुओं से और सभी साथियों से पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, इस सरकार ने अगर महिलाओं को सशक्त करना था, अगर इस सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक तौर पर भागीदारी देनी थी, तो क्यों जिस समय ये बिल पास हुआ, कानून का रूप लेना था, क्यों इन्होंने 3 साल तक उस बिल को नोटिफाई क्यों नहीं किया? जिस दिन अप्रैल 16 को लोकसभा का सत्र चल रहा था, जिस समय हमारे सांसद चुनाव मैदान में होने चाहिए थे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, वहां से इन्होंने व्हिप जारी करके सभी सांसदों को संसद में बुलाने का काम किया और 16 तारीख की शाम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून का रूप लिया था वो नोटिफाई हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर पूरी तरह से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और फिर उसके बाद ये जो उस दिन एक बिल लेकर आए, वो नारी शक्ति अमेंडमेंट बिल था, वो कोई भी हमारा जो है वो बिल नहीं था, वो कोई हमारा ऑलरेडी जो बिल है वो तो दैट हैज बीन पास्ड इन द ईयर 2023, वो कानून वही था। ये केवल एक अमेंडमेंट है जिसको कि सरकार लेकर आई। ये केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक संशोधन बिल है। 334 में एक अमेंडमेंट सरकार करना चाहती है। ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है आप डिलिमिटेशन करने दीजिए, क्योंकि सेंसस हमने शुरू नहीं की, क्योंकि हमारी मंशा नहीं थी, क्योंकि सरकार ने बीच में ये कहा था, जब बार बार ये मांग उठी विमेन रिजर्वेशन की, बहुत बार इसकी चर्चा हुई। मार्च 2010 में पहले ही ये राज्यसभा में जिस समय हमारी सरकार थी, ये जो है बिल पास हो चुका था। देश के प्रधानमंत्री जी को आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखने का काम किया प्रधान के तौर पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, आप इसको कानून का रूप दें और उसको लागू करने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने का और भागीदारी देने का काम किया है। कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी से लेकर सत्ता में देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी देने का काम किया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश में प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश में पहली स्पीकर देने का काम किया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ही हितैषी हैं, तो कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए बार बार इनको कहा कि आपको लागू करना है तो आप इसको लागू कर दें, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। और अब क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाने में, प्रचार और दुष्प्रचार करने में बहुत ज्यादा माहिर लोग हैं। अब क्या प्रचार किया जा रहा है? मैं बधाई देना चाहती हूँ विपक्ष के, इंडिया गठबंधन और सभी विपक्ष के हमारे सभी साथियों का, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया, जिन्होंने संविधान को बचाने का काम किया है, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का काम किया है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर सरकार सत्ता पक्ष जरूरी है तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भी उतनी भूमिका है। के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी बहुत मुस्कुराकर कह रहे थे
हम महिलाओं को मान सम्मान देना चाहते हैं, हम उनको हक देना चाहते हैं, हम आपका जो है समर्थन चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने और मस्त इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि आप इस महिला आरक्षण बिल को तुरंत प्रभाव से लागू करें, हम तो इसके समर्थन में हैं। उन्होंने ये कहा डिलिमिटेशन, बेसिकली जो इस समय ये कानून अमेंडमेंट लेकर आए, ये तो संशोधन बिल था ही नहीं, या आरक्षण बिल था ही नहीं, उसकी आड़ में परिसीमन करना चाहते थे। और परिसीमन कैसे करेंगे जब आपने आज तक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन नहीं किया, आयोग के चेयरमैन नहीं बनाए, आपने मेंबर्स नहीं बनाए, आप पर शक क्यों ना करें जब आपने जनगणना 2021 में जो करवानी थी वो आपने करवाने का काम नहीं किया। और जिस दिन अप्रैल 16 को जो है आप लेकर आए, 2016 को जिस समय आप जो है यहाँ पर सेशन लेकर आए, उस दिन आपने नोटिफिकेशन करा और उसी दिन ही देश में डिजिटल तौर पर जनगणना यहाँ पर शुरू करने का आपने जो है वो काम करने का काम किया। तो हम जानना चाहते हैं कि जनगणना आप करवाना नहीं चाहते, इनकी तो सोची समझी एक साजिश है। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे राज्य को डिलिमिटेशन करके इसको खराब करने का काम किया, एक क्षेत्र कहीं राजौरी का, कहीं दूसरा क्षेत्र कहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर डिलिमिटेशन का मतलब होता है ज्योग्राफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसको सही करना, लेकिन इनकी मंशा में खोट है। ऐसे ही इन्होंने असम में करने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती कि जनगणना करवाई जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप सबको देखिए मालूम है, बहुत लंबे समय से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, समस्त विपक्ष चाहे अखिलेश यादव जी हो या हमारे इंडिया गठबंधन के समस्त हमारे सम्मानित साथी, उन्होंने ये कहा कि जनगणना करवाकर, क्योंकि ये सोशल इकोनॉमिक तौर पर भी है, जनगणना का रिलीजियस भी है, जनगणना करवाइए आप, उसमें बताइए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सबकी जनगणना होनी चाहिए, कितनी संख्या महिलाओं की है, कितने जनरल के लोग हैं, हर तरह की जनगणना होगी। और जब बहुत ज्यादा दबाव विपक्ष का था तो केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एक दिन आते हैं और वो एक बात कहते हैं कि हम लोग सेंसस करवाना चाहते हैं, हम जनगणना करवाना चाहते हैं और हम ओबीसी को भी हक देना चाहते हैं। तो आपने जनगणना फिर शुरू क्यों नहीं की? तेलंगाना में 6 महीने के अंदर अंदर जनगणना पूरी कर दी गई, बिहार में 6 महीने के अंदर अंदर जनगणना पूरी कर दी गई। हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो ये कहता है कि ये जो हमारी जनगणना इस बार हो रही है वो पूरी तरह से डिजिटल है। आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको इतना लंबे समय क्यों चाहिए? और मुझे बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इनकी नीयत जो है ये करने की नहीं है, एक और दुष्प्रचार जो है ये कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ये जो हमारे हाथ में ये गजट नोटिफिकेशन जो हमारा नारी शक्ति वंदन बिल, जिसने अब 16 अप्रैल 2026 को आफ्टर द नोटिफिकेशन कानून का रूप ले लिया है, ये वो कानून है और उसमें ये हमारा जो है 128वां संशोधन था संविधान में, और अब ये नया लेकर आए 131वां संशोधन बिल 334 ए, जिसमें रिजर्वेशन दी गई थी उसको अमेंड करने का, क्योंकि हम डिलिमिटेशन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जनगणना कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकी नीयत नहीं है, पिछले दरवाजे से चल कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं। इन्होंने सोचा कि समस्त विपक्ष को आप बुलाकर क्या इस तरह से धोखे से महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात करते हैं। कितनी बार देश के प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूल बरसवा चुके हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, उनको अधिकार देना चाहते हैं। और मुझे बड़ी हैरानी की बात है, इसकी पैरवी करने के लिए जम्मू में हरदीप पुरी जी भेजा गया उनको, सेंट्रल मिनिस्टर को, जिनके नाम के चर्चे देश और दुनिया में है। और किस लिए है? महिलाओं के साथ बढ़ता हुआ अपराध एक देश में चिंता का विषय है और हरदीप पुरी जी का नाम तो एप्सिल फाइल में भी आया है। देश के प्रधानमंत्री को ये महसूस नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस नहीं हुआ कि महिलाओं की हक की लड़ाई के लिए उनके बढ़ते हुए अपराध जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, उनकी एडवोकेसी करने के लिए एक आप ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जिनका इस्तीफा आपको तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए था। आपको प्रभाव से इस्तीफा लेने की बजाय
महिलाओं को सशक्त करना कैसा किया जाए, उसके लिए हरदीप पुरी जी को भेजते हैं। इसमें भी मैं भारतीय जनता पार्टी की कड़े तौर पर निंदा करने का काम करती हूँ। मैं आपसे केवल आज ये अनुरोध करने के लिए आई हूं कि सरकार ने बार बार, आपने सुना होगा, 3 दिन का सत्र बुलाया गया। जब इसमें चर्चा शुरू हुई, एक प्रचार किया गया कि 543 सीटें जो 1971 में फ्रीज हो गई थी, हम लोग इनको बढ़ाकर 50% आरक्षण, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का इट विल बी इंक्रीज टू 850, 850 सीटें हम कर देंगे। क्योंकि ये जो, देखिए, हम पुरुषों के खिलाफ कतई भी नहीं है। कोई भी समाज अगर तरक्की करेगा, कोई भी प्रदेश या देश तरक्की करता है, तो महिला पुरुष इसमें झगड़ा क्यों करवा रहे हैं? आप दे दीजिए, आज आरक्षण दे दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी कह रही है, प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं, समस्त विपक्ष कह रहा है, आप ले आइए अमेंडमेंट, मानसून सत्र में आप अमेंडमेंट ले आइए। 543 में एक तिहाई जो है, आप 33% आरक्षण दे दीजिए हमारे सांसदों को, विधानसभाओं में दे दीजिए, यूटी में दे दीजिए। लेकिन नहीं, मंशा नहीं है। और आपने बहुत भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, आप सभी मीडिया के बंधु और सभी लोग जानते हैं, देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर एक स्टेटमेंट दी कि 850 सीटें, 50% जो है इसमें हम बढ़ा देंगे, और महिलाओं को जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसमें उनको सीट दी जाएगी। जिन राज्यों में जितनी भी सीटें हैं, सपोज हरियाणा में 90 सीटें हैं, दूसरे राज्यों में 90, जैसे यहाँ, उसमें 50% आप बढ़ा देंगे, 135 हो जाएंगी। आपकी यूटी में जहां पर एक सांसद है, वहां पर आप 50% बढ़ाकर 1.5 सीट करेंगे क्या? जो नॉर्थ ईस्ट राज्य, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, महिलाओं से, ओबीसी से, जनरल कास्ट से, कि क्या कारण है बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जनगणना करवाकर हक नहीं देना चाहते हैं, वो उलझाना चाहते हैं इसको। इसीलिए 543 में देने की बजाय एक भ्रम, ये मेरे पास जो है इस बार का बिल है, जो ये बिल है, आप इसमें क्लॉज वाइज क्लॉज पढ़ें, स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें। इसमें एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा गया है कि 50% आरक्षण बढ़ाकर हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं शायद विपक्ष के लोग मूर्ख हैं, पढ़ लिख कर नहीं आते, इनको मालूम नहीं है। देश के पार्लियामेंट में इस समय बहुत से ऐसे व्यक्ति हमारे सांसद हैं जो कानून मंत्री रहे हैं, एक से एक उम्दा हमारे सांसद वहां पर हैं। जब उन्होंने ये मांग करी कि ये जो कानून आप लेकर आए हैं, ये तो महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन कानून है, आप तो परिसीमन करके, आप तो देश के नक्शे को अपने हिसाब से परिसीमन में, डिलिमिटेशन में बांटना चाहते हैं, और उसमें इनकी मंशा स्पष्ट है। जहां जहां पर विपक्ष के नेता हैं, जहां जहां पर विपक्ष के लोग भारी पड़ते हैं, जहां जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से भारी पड़ती है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म करना या साजिश के तहत खराब करने का इनका प्रयास था। देश के होम मिनिस्टर ने 1 मिनट में कह दिया, 1 घंटा रुकिए, हम 50% इसमें लिखवा कर ले आते हैं। तो क्या कारण है कि क्या हम उनकी मंशा पर शक ना करें कि जिन्होंने 3 साल तक इस बिल को नोटिफाई नहीं किया और उसके बाद नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2026 को कानून का रूप देने का आपने काम किया है, तो आज ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये जो 3 दिन का सत्र था, ये केवल और केवल महिलाओं को सशक्त करने की बजाय, महिलाओं को उनका आरक्षण देने की बजाय डिलिमिटेशन करके उसको खराब करने की एक इनकी सोची समझी हुई साजिश थी। और बार बार विपक्ष की ओर से ये मांग उठती रही है कि विमेन रिजर्वेशन में कोटा विद इन द विमेन रिजर्वेशन इट शुड बी देयर। शेड्यूल कास्ट विमेन्स को रिजर्वेशन देने का वायदा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब हमारा संविधान लिखा, हमारी महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई, संविधान में दिया गया। मैं आज याद करना चाहती हूँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को,
जिन्होंने महिलाओं को पंचायती राज में, लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण देने का काम किया, जिन्होंने उसी समय सोच थी कि इसे हमें बढ़ाने का काम करना चाहिए। 73 अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में और पंचायतों में महिलाओं को सम्मान देकर उनको आरक्षण देने का काम किया। आज हमारे देश में करीबन 15 लाख महिलाएं ऐसी हैं, 15 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीतिक तौर पर इन सम्मानित पदों पर बैठी हैं, और ये आरक्षण 40% से भी ज्यादा इस समय है। बहुत सारे राज्यों में 50% से भी ज्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि कोटा विद इन कोटा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और जब आप सेंसस कर लेते हैं तो उसमें हमारी ओबीसी का भी रिजर्वेशन, जो बार बार मांग जो है महिलाओं के लिए की जा रही है, उसके लिए हम इस चीज की मांग करते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए ये उम्मीद करूंगी कि देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, समस्त विपक्ष एकजुट हुआ, और क्योंकि इस अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए 2/3 मत चाहिए थे, 2/3 मत नहीं मिलने से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट बिल पुरजोर तरीके से औंधे मुंह गिरा। और हम चाहते हैं आने वाले मानसून के सत्र में ये दोबारा से सरकार सही मंशा के साथ बिल लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आए। सेंसस की प्रक्रिया लंबा समय लेगी, हमारी यही मांग है। 543 में ही आप महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, और आप अगर चाहते हैं महिलाओं को सशक्त करना है तो महिला आरक्षण बिल, जो कि इस समय देश भर में नोटिफाई होके लागू हो चुका है, उसी को ही आगे आप बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।